हाँ डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। 83 नंबर। हम लास्ट क्लास में वर्क के बारे में पढ़ रहे थे, कार्य के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं जी। कार्य के बारे में हमने देखो क्या कुछ पढ़ लिया है। हमने एफ डी एक्स जो डी डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू की वैल्यू हमने निकाल ली है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स, ये हमने सोल्व कर लिया है जी। इस पर हमने काम कर लिया है, ठीक है, जिसमें हमने सारी सिचुएशन चेक कर ली थी x1 से x2। एक तो ये हमने चेक कर लिया है। दूसरा बल विस्थापन ग्राफ का क्षेत्रफल भी हमने चेक कर लिया है, ठीक है। अब जो बल विस्थापन का ग्राफ आया था, बल विस्थापन इसका जो ग्राफ आया था उसका क्षेत्रफल पर भी हमने काम कर लिया है जी। ये कोई A1 क्षेत्रफल था, ये कोई A2 क्षेत्रफल था। तो कुल अगर कार्य आपसे पूछा था तो आप ऐसे बोल सकते हो जी, वो था A1 माइनस A2, बोल सकते हैं। आगे बात बोलते हैं। देखो तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी। नेक्स्ट पॉइंट कार्य के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज मैं थोड़ा सा आपको ऊर्जा के बारे में बता रहा हूँ जी। ऊर्जा किसी वस्तु में ऊर्जा है, एनर्जी है, मतलब आप उससे कार्य में उसका प्रयोग कर सकते हैं। देखो हमें काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, गतिज ऊर्जा, उसको हम लेते हैं जी हाफ mv² लेते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं हाफ mv², m से गुणा कर दो और m से भाग कर दो। तो आप इसको कैसे लिख दोगे जी, mv का होल स्क्वायर, m² v² अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, डिवाइड में तो 2m है, mv की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, p²/2m, ठीक है। गतिज ऊर्जा, इसको रेखीय गतिज ऊर्जा भी बोल देते हैं, या गतिज ऊर्जा स्थानांतरण बोलते हैं, या रेखीय बोलते हैं। रेखीय गतिज ऊर्जा हो जाती है ये। तो आप यहां से P निकाल सकते हैं। तो P का सूत्र आता है जी 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी को E से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब एक टर्म आती है जी घूर्णन गतिज ऊर्जा। घूर्णन गतिज ऊर्जा, इसको ट्रांसलेटरी बोल देते हैं सीधी रेखा में। घूर्णन गतिज ऊर्जा का भी इसी तरह से फार्मूला होता है, बस थोड़ा सा परिवर्तन ये होता है कि गतिज ऊर्जा ये रोटेशनल मोशन में आती है, इसलिए इसको रोटेशनल बोल देते हैं। घूर्णन, घूर्णन मतलब रोटेशन। रोटेशनल घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसको आप ऐसे लिख सकते हो हाफ I ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। I क्या है जी, यहाँ पर I यहाँ पर होता है जी जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। और ओमेगा क्या होती है बताओ, ओमेगा होता है जी यहाँ पर कोणीय वेग। ओमेगा यहाँ पर कोणीय वेग होता है, समझ गए। तो जो काइनेटिक एनर्जी है रोटेशनल वाली, हाफ I ओमेगा²। फार्मूला देखो ये यहीं से आता है। ये फार्मूला कहाँ से आया, हाफ I ओमेगा²। अगर आपको बनाना हो फार्मूला, इसी से हम बना सकते हैं जी। इसी फार्मूले का यूज कर सकते हैं, या आप इसका यूज करके आप वापस वो लेके आ सकते हो। देखो I जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण क्या होता था बताओ। जो जड़त्व आघूर्ण होता था उसका सूत्र होता था mr²। और रेखीय वेग क्या होता था, याद हो तो आपको, रेखीय वेग होता था v=r ओमेगा। v=r ओमेगा। v यहाँ पर रेखीय वेग है, r यहाँ पर त्रिज्या है, घूर्णन त्रिज्या।
जिसे वो घूम रहा है। तो जैसे मैं मान लेते हैं इसमें द्रव्यमान रखूं तो आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई की जगह मैं लिख सकता हूँ एम आर स्क्वायर। ओमेगा की जगह यहाँ से क्या लिखूँ, ओमेगा की जगह यहाँ से लिखूंगा जी मैं वी बाई आर। ओमेगा की जगह मैं यहाँ से वी बाई आर लिखूंगा और उसके ऊपर क्या लगा जाएगा जी, स्क्वायर लग जाएगा। तो क्या फार्मूला आएगा, फार्मूला आएगा जी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हाफ एम आर स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और जैसे ये रेखीय वेग में आ गया, रेखीय वेग में आ गया तो हम इसको रोटेशनल नहीं बोलेंगे। अब ये हमने यहाँ पे मान तो रख दिया, अब ये रेखीय की जगह अब हम इसको कौन सी बोलेंगे, ट्रांसलेटरी बोलेंगे। ट्रांस जो यहाँ पर थी, ट्रांसलेटरी मतलब आप हिंदी में ट्रांसलेटरी की जगह कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, रेखीय। आप यहाँ पर इसकी जगह रेखीय वर्ड यूज कर सकते हैं जी। रेखीय भी बोल देते हैं, ट्रांसलेटरी भी बोल देते हैं, समझ गए, खाली टी भी लगा देते हैं। कैसे बोल दो, ट्रांसलेटरी बोलो, रेखीय बोलो, एक ही बात है। तो ये फाइनल फार्मूला क्या बन जाएगा, वही तो बन जाएगा हाफ एम वी का स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर बन गया कि नहीं। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर था, आई की जगह एम आर स्क्वायर, ओमेगा क्या था वी बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करी वापस, यानी दोनों फार्मूले एक दूसरे से क्या हो गए, लिंक हो गए। ठीक है, अब बात देखो आगे जी। समझिए अगली बात क्या है, एक आती है जी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी देखो किसी के रेफरेंस में डिफाइंड करी जाती है, किसी को आपको सापेक्ष, किसी के सापेक्ष में परिभाषित है। अब मान लेते हैं आप यहाँ धरातल पर है और यहाँ से आप h हाइट ऊपर गए, यहाँ पर आ गए आप, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे m मास की वस्तु को आप, m द्रव्यमान की वस्तु को आप धरातल से h ऊंचाई पर ले तो आप लिख देंगे mgh। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ ये धरातल है, अब आप बोलोगे जी हम धरातल की बजाय हम यहां से रेफरेंस बिंदु यहां पर लेना चाहते हैं, वस्तु को हम यहां से यहां पर लेके आए हैं, ये h बिंदु है, तो इसको आप रेफरेंस ले सकते हो। तो इसके रेफरेंस में अगर आप लिखोगे यहां पर, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा mgh। समझ गए भाई, आप किसी को भी किसी के सापेक्ष में लेकर आप ऊंचाई का अंतर लेंगे, समझ रहे हो, बाकी आपको सवाल से पता चलेगा, देखना। तो देखो जी बड़े आगे जी, तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं, सबसे पहले हमें एनर्जी के बारे में हमने जो दो आपको रिलेशन बताई हैं, कौन से रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाई 2m, रेखीय रेखीय गतिज ऊर्जा, इसको आप खाली E से भी दर्शा सकते हो, p स्क्वायर बाई 2m, p इक्वल टू 2me। आप इनके ग्राफ बना सकते हो जी, कोई दो ग्राफ लेके चल सकते हैं। देखो एक ग्राफ ले सकते हैं हम गतिज ऊर्जा और p स्क्वायर में, दूसरा हम ग्राफ ले सकते हैं गतिज ऊर्जा
और पी में। गतिज ऊर्जा और पी स्क्वायर आप देखोगे अगर द्रव्यमान नियत है तो दोनों समानुपाती हो जाएंगे। क्या कह सकते हो आप, देखो गतिज ऊर्जा पी स्क्वायर बाई 2m। अब मैं ये कहूँ जी ये 2m नियत है, तो आप क्या बोलोगे जी, जो गतिज ऊर्जा है वो समानुपाती होनी चाहिए किसके, बोलो पी स्क्वायर के। गतिज ऊर्जा पी स्क्वायर के समानुपाती होने चाहिए, ऐसा ग्राफ जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए अगली बात क्या है, देखो गतिज ऊर्जा और पी में ग्राफ है, गतिज ऊर्जा और पी में ग्राफ है, तो कैसे लेते हैं जी, गतिज ऊर्जा और खाली पी में ग्राफ है, पी का एक आदमी है, पी के दो आदमी हैं और गतिज ऊर्जा का एक आदमी है, तो किसको घेरना पड़ेगा, गतिज ऊर्जा को घेर दीजिए। समझ गए, ये ग्राफ बन जाएगा, गतिज ऊर्जा को आप घेर दीजिए। समझ गया जी, ये गतिज ऊर्जा और पी में ग्राफ आ गया। कोई दिक्कत आगे देखो, अगर मैं घूर्णन वाली लेता तो मैं इसे कह सकता था कि जो गतिज ऊर्जा है रोटेशनल वाली, रोटेशन घूर्णन, रोटेशन बोलें घूर्णन बोलें, वो क्या थी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और आप इस रोटेशनल को आप इसको भी आप ई लिख सकते हो, ई आर से लिख दो, चलो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, ये ग्राफ बना दिया मैंने। अगली बात देखो, एक जो मेन फार्मूला आता है वो होता है कार्य ऊर्जा पर में, कार्य ऊर्जा पर में वो क्या होता है जी, सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य, मैं लिखवा देता हूं, क्या लिखोगे, सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य, सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य, सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य, इसको आप ऐसे लिखेंगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, तो आप यहां पर लिखेंगे वर्क, वर्क सभी बलों के द्वारा, वर्क लिख दें या कार्य लिख दें, कार्य को W से दर्शा रहा हूं मैं, सभी बलों के द्वारा किया गया गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, परिवर्तन कैसे लेते हैं बताओ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। सभी बल, कौन कौन से बल आते हैं इस दुनिया में, दो प्रकार के बल हैं, एक तो आते हैं जी संरक्षी बल, प्लस एक होता है जी असंरक्षी बल, संरक्षी और असंरक्षी बलों के द्वारा किए गए कार्य गतिज ऊर्जा फाइनल माइनस गतिज ऊर्जा इनिशियल,
गतिज ऊर्जा फाइनल को आप बोल सकते हो हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है जी। सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य ये होता है जी। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका काफ़ी काम में आएगा ये, हमें कई सारे क्वेश्चन करने के काम में आएगा ये। ठीक है, बनाया सबने? अब ये संरक्षी और असंरक्षी बल कौन से होते हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं जी। संरक्षी बल, संरक्षी बल और असंरक्षी बल। इस तरह लिख दीजिए, पॉइंट बना के लिखिए। पहली साइड पॉइंट लिखो, संरक्षी बल में लिखो, संरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य, संरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य, संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य, पथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। और यहां पर असंरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य, असंरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य, असंरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। असंरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। अगली बात लिखें भाई, ये संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, और वो क्या है, असंरक्षी बल के द्वारा किया गया ये पथ पर निर्भर नहीं करता है जी। भाई आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाओ, किसी भी रास्ते से जाओ, हमेशा कार्य जीरो ही होगा। कैसे, समझो। अगली बात क्या थी, अगली बात क्या थी, संरक्षी बल के द्वारा किए गए कार्य तो पथ पर निर्भर नहीं करता है। और क्या होगा, एक पूर्ण चक्कर में, एक पूर्ण चक्कर में कार्य शून्य होता है। और इसमें क्या होगा, एक पूर्ण चक्कर में कार्य शून्य नहीं होता है जी। कैसे, कैसे हुआ ये, मैं आगे दोबारा लिख रहा हूं, देखो। संरक्षी बल और असंरक्षी बल, यहां पे ले लेता हूं जी संरक्षी बल, और यहां पे ले लेता हूं असंरक्षी बल। देखिए, एक पूर्ण चक्कर में कार्य क्या होता है, शून्य। मतलब कैसे, मतलब कि आप यहां से आप यहां गए ए से बी, और आप यहां से गए ए से सी बी, यानी मैं बोलूं कार्य ए से बी जाने में, कार्य ए से सी से बी जाने में दोनों बराबर हैं। पथ पर निर्भर, संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य तो पथ पर निर्भर नहीं करता, जबकि यहां पर होता, असंरक्षी बल में होता तो निर्भर कर जाता जी। जैसे ए
ये B है, ये C है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा ए बी का कार्य ए सी बी के कार्य के बराबर नहीं है, क्योंकि वो पथ अलग अलग हो गया है, तो पथ पे निर्भर करता है। ठीक है, अब संरक्षी बल के उदाहरण कौन कौन से हैं? संरक्षी बल के उदाहरण, एग्जाम्पल, संरक्षी बल के एग्जाम्पल अगर हम आपको देखें, डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख देता हूं, तो एग्जाम्पल कौन से होंगे बताओ? संरक्षी और असंरक्षी। संरक्षी बल के एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं बताओ, आप बताओ। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो संरक्षी बल है क्या? जो हम पढ़ते हैं 12th में विद्युत बल, दो आवेशों के बीच में लगता है ना, प्लस प्लस वाले प्रतिकर्षण और प्लस माइनस वाले आकर्षण, वो बल क्या संरक्षी बल है? बिल्कुल। देखो, सबसे पहली बात तो स्प्रिंग बल, उदाहरण लिख रहा हूं मैं, संरक्षी बल है। सभी केंद्रीय बल, सभी केंद्रीय बल संरक्षी बल है। केंद्रीय बल कौन कौन से हुए बताओ? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल या विद्युत बल ही बोल देते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, स्प्रिंग बल, ये सारे कैसे हैं? संरक्षी बल हैं। ये सारे के सारे, ये सारे संरक्षी बल है। असंरक्षी बल, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल असंरक्षी बल है। और बोलें तो घर्षण बल, घर्षण बल असंरक्षी बल है। और बोलें बताओ, नाभिकीय बल हो गया, घर्षण बल हो गया, और उत्प्लावन बल, विस्कस फोर्स जो बोलते हैं हम, दुर्बल नाभिकीय बल और मजबूत नाभिकीय बल, ये सारे के सारे कौन से बताओ? असंरक्षी बल है। विस्कस फोर्स, शयन बल, शयन बल, विस्कस फोर्स बोलते हैं उसको, विस्कस, विस्कस फोर्स, समझ गए? तो ये संरक्षी बल है और ये इधर वाले ये असंरक्षी बल है। ठीक है, अगली बात लिखें, संरक्षी बल में किया गया कार्य, संरक्षी बल में किए गए कार्य पूर्ण रूप से आप उसको वापस गेन कर सकते हो, रिकवरेबल है, रिकवर कर सकते हो। लिखो, संरक्षी बलों में किया गया कार्य को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अब लिखो, असंरक्षी बल में, असंरक्षी बल के द्वारा किए गए कार्य को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें कुछ हानि हो जाती है। जैसे घर्षण बल है, उसमें कुछ हानि हो जाएगी, तो आप पुनः उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य हो गया। अब एक फार्मूला आता है जी, भाई जो संरक्षी बल है उसमें हम एक उदाहरण ये लिख सकते हैं। देखो, स्थितिज ऊर्जा से संबंध रखता है। आगे लिखो, संरक्षी में लिखो, संरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा से संबंध रखता है, जबकि असंरक्षी बल का स्थितिज ऊर्जा से कोई संबंध नहीं है। कैसे? भी संरक्षी बल है तो ये होता है जी, हमने वहां देख रहे थे सभी बलों के द्वारा किए गए कार्य तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन था, लेकिन संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। ये क्या बताओ? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन।
असंरक्षी में असंरक्षी बल इसका कार्य कोई संबंध नहीं है ऊर्जा से, स्थितिज ऊर्जा से, इसमें कोई फार्मूला नहीं है जी। ये फार्मूला संरक्षी बल के द्वारा है, बस ये बात ध्यान रखना। तो आप इसको, इस सूत्र को आप कैसे लिख सकते हो, F इंटू में dr, और ये स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन F डॉट dr, आप ऐसे बोल सकते हो जी। और ये कौन सा बल होना चाहिए, ये संरक्षी बल होना चाहिए। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हुआ, विद्युत बल हुआ, वहां पर ये हमारे काफी काम आती है बातें। संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य एग्जैक्ट देखोगे तो आप ये स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन लेते हैं, लेकिन माइनस के साथ लेते हैं क्योंकि वो हमें परिवर्तन दिखाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से आगे ये सूत्र भी लिख सकते हैं जी, संरक्षी बल में। असंरक्षी में कुछ नहीं, क्या सूत्र लिख सकते हैं, ये आप हटाओगे तो दूसरी तरफ जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिखो, F बराबर माइनस du बाई डी आर। F बराबर माइनस du बाई डी आर। F क्या है, संरक्षी बल है जी। F संरक्षी बल है, समझ गए। बढ़े जी आगे, कार्य ऊर्जा परिमेय हमने पढ़ी, संरक्षी असंरक्षी बल हमने पढ़ दिया, ग्राफ देख लिए कुछ। अब मैं सवाल स्टार्ट करने जा रहा हूं जी। पहला सवाल देखिए, मान लेते हैं आपको कोई इस तरह से कोई सवाल दे दे, लिखो एक क्वेश्चन, x इज इक्वल टू टी की पावर 3/2, लिखो x इज इक्वल टू टी की पावर 3/2, तो 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में, तो 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में 5 किलोग्राम की वस्तु, 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में 5 किलोग्राम की वस्तु को, 5 किलोग्राम की वस्तु पर बाह्य बल के द्वारा कितना कार्य करना पड़ेगा, बाह्य बल के द्वारा कितना कार्य करना पड़ेगा। सतह घर्षण रहित है और x उसका विस्थापन है जो समय के साथ ऐसा बदल रहा है। कोई वस्तु उसका विस्थापन x है जो समय के साथ इस तरह बदल रहा है। t1 t2 दो समय आ गए जी। तो आपको क्या करना है जी, ऐसा सवाल आ गया भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है, क्योंकि वेग निकलेगा जी यहाँ से dx बाई डी टी। dx बाई डी टी क्या होता है, वेग। 1/2 तो आगे ले लो, ऊपर वाली घात 3 आगे ले लो, और एक घात क्या कर दो, कम कर दो। तो वेग कितना आएगा, वेग आएगा जी 3/2 टी स्क्वायर। 3/2 टी स्क्वायर आ गया। अब इसकी दो वैल्यू रखेंगे जी, t1 और t2, तो दो वेग आएंगे जी v1 और v2। एक वेग आएगा जी v1 3/2, टी की जगह 2 सेकंड रखो, तो 2 का स्क्वायर 4 तिये 12/2, 6 मीटर पर सेकंड। मैंने t1 रखा यहां पर 2 सेकंड। अब मैं रख रहा हूं जी t2। t2 कितना रखूं बोलो, 3 रखा, तो कौन सा वेग मिला, v2 मिला। 3 रखा तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 तिये, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27 भाई, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27/2। ठीक है जी। अब बात आती है जी कि अब हम लेते हैं जी वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। ठीक है, तो वर्क डन कितना आया, 1/2 m। मास, बॉडी का मास कितना दिया था, कितना दिया था बताओ, याद है क्या, कितना दिया था, 5 kg दिया था क्या, जो भी दिया वो 5 kg कर लेना।
m कितना 5 v2 का स्क्वायर, v2 कितना 27/2 का स्क्वायर माइनस v1 6 का स्क्वायर। बस सोल्व कर दीजिए, आंसर आ गया। बात समझ गए हो ना? इस तरह से लगेगा जी कार्य ऊर्जा परिमेय। ये मैंने एक सवाल में आपको लगा के बताया। हमारे मॉड्यूल में से कई सवाल है जिनमें ये कार्य ऊर्जा परिमेय लग रहा है। ठीक है, नोट कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, बढ़े भी आगे। बिल्कुल। तो अब इस पे कुछ सवाल है मॉड्यूल में, वो हम करते हैं। देखो, जैसे आप भी कर सकते हो, उदाहरण नंबर 9, 10, उदाहरण नंबर 9 और 10 कर लेना आप। ठीक है, उदाहरण नंबर बाकी स्टार्टिंग वाले मैंने इस जैसे सवाल आपको कराई दिए हैं। तो जो अगला टेस्ट आपका होगा उसमें घर्षण आएगा और साथ में कार्य आएगा जी। घर्षण और कार्य दोनों बातें आएगी। तो कार्य के मैं कुछ सवाल आपको स्टेज 1 से भी करा देता हूं जी। स्टेज 1 पेज नंबर 212 पे, पेज नंबर 212 स्टेज 1। स्टेज 1 से मैं कुछ सवाल आपको करा रहा हूं जी। इसमें देखो कौन से सवाल हमें दिए हुए हैं। देखो, जो इस पर जो कार्य ऊर्जा परिमेय पर बेस्ड है, मैं पहले आपको वही सवाल कराता हूं जिस जो सवाल कार्य ऊर्जा परिमेय पर बेस्ड। देखो, जैसे ये 12 नंबर सवाल है 213 पेज पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है जी? देखना, क्वेश्चन नंबर 12, बॉडी ऑफ द्रव्यमान, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना दे रखा है? वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है जी 3 किलोग्राम। उसका विस्थापन, विस्थापन देखो हमने किया उस तरह का सवाल था, T⁻3/3। ठीक है, पहली 2 सेकंड में कार्य बताइए। क्या करना है जी? कार्य बताना है पहली 2 सेकंड में, यानी एक को तो आप 0 लो, दूसरे को आप 2 लो सेकंड में, इनमें आपको कार्य बताना है। तो विस्थापन आपको दिया, तो सबसे पहले आप वेग निकालो। वेग क्या होगा जी? ds/dt, d/dt। s की वैल्यू रखो, s की वैल्यू क्या आएगी जी? T⁻3/3। समझ गए? तो वेग कितना आया? 1/3 को तो आगे ले लिया, ऊपर वाली घात आगे ले ली और एक घात कम कर दी, तो कितना आ गया जी? 3 से 3 कट गया, वेग आ गया जी t²। ठीक है, T1 0 किया तो यहाँ पर वेग आ गया जी v1। v1 कितना आया? t की जगह 0 पुट करोगे तो ये वेग भी 0 आ गया। T2 की जगह 2 सेकंड पुट किया तो वेग आ गया v2। v2 क्या था? t², यानी 2 का स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, अगला फार्मूला क्या था? वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ mv फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 m द्रव्यमान कितना था जी? 3 किलोग्राम। फाइनल वेग, फाइनल वेग क्या है बताओ? यही है फाइनल वेग, 4 का स्क्वायर। और आरंभिक कितना है जी? 0 का स्क्वायर। कितना आया बोलो? 4 का स्क्वायर 16, 16 थी 48/2, 48/2 यानी कितना आ गया जी बताओ? 24 जूल आ गया कार्य। डेल्टा W लिखो या सिर्फ W लिख दो, कार्य कितना आ गया जी? 24 जूल आ गया। समझ गए? तो इस तरह का सवाल ये कार्य ऊर्जा परिमेय से ही होंगे।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बेशक हमारे मॉड्यूल में स्टेज 1 का क्वेश्चन नंबर 12 था ये, ठीक है। अब देखो वहाँ पर आपको ये और क्वेश्चन कराता हूँ मैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है वहाँ पर। वैसे तो मैं ये सभी करा दूंगा, लेकिन पहले जो अच्छे अच्छे हैं वो करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए क्या कह रहे हैं, रस्सी से एक ब्लॉक को बांध रखा है जी आपने, रस्सी से एक ब्लॉक को बांध रखा है, m द्रव्यमान का ब्लॉक है और वो नीचे की तरफ आ रहे हैं जी ब्लॉक किसी एक्सरलेशन A=G/4 से। d डिस्टेंस तक, कहाँ तक लेके आते हैं बताओ, d डिस्टेंस तक लेके आते हैं, ब्लॉक को d डिस्टेंस तक लेके आते हैं। तो रस्सी के द्वारा ब्लॉक पर कितना कार्य किया जाएगा। तो अब सबसे पहले देखो रस्सी में हमें क्या निकालनी पड़ेगी जी, तनाव निकालना पड़ेगा रस्सी में, क्योंकि रस्सी में तनाव आ गया तो आंसर आ ही जाएगा, क्योंकि कार्यत क्या होगा, T ऊपर है और D कहाँ है, नीचे है, और कोस कितना है जी, 180 डिग्री है। T ऊपर D नीचे, विपरीत दिशा कोस 180 डिग्री, ठीक है। T का मान आ जाए तो आंसर आ जाए TD कोस 180 -1 माइनस TD। अब T कैसे आएगा, ये बात ध्यान देने वाली बात है। नीचे क्या लग रहा है, mg, या तो आप सीधा कर दो जी, चलाने वाला बल mg, रोकने वाला बल T, जिस पे समीकरण लिख रहे हैं अंटों में उसका त्वरण, जिस पे समीकरण लिख रहे हैं वो द्रव्यमान गुणा त्वरण। या कोई बच्चा कहेगा जी मैं ऐसे नहीं करूंगा, तो आप ये आभासी बल से कर सकते हो। ये m है, ऊपर क्या था जी, T था, नीचे क्या है जी, mg है, त्वरण कहाँ है, नीचे है, तो ma कहाँ होगा, ऊपर होगा। यानी आप क्या बोलोगे, ऊपर T है, ऊपर ma है, नीचे mg है। तो यही तो बन रहा है, देख लीजिए, mg माइनस टी बराबर ma। T का मान क्या मिल रहा है जी, T का मान मिल रहा है जी mg माइनस ma, m कॉमन ले लो, g माइनस a, g माइनस a कितना जी, G/4, m g कॉमन ले लो, 1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1 3/4, 3mg/4, 3mg/4 क्या आया बताओ, 3mg/4 T आया जी। T की वैल्यू कितनी आई, 3mg/4, और साथ में क्या लग रहा है, D। यानी फाइनल आंसर को हम क्या लिख सकते हैं, 3mgD/4। देख लीजिए आंसर क्या है, 3mgD/4, वो भी किसके साथ, माइनस के साथ, प्लस में भी दिया हुआ है माइनस, यानी थर्ड आंसर होना चाहिए, स्टेज 1 का थर्ड आंसर होना चाहिए बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड ही आंसर है जी, समझ गए। ये कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, बढ़िया क्वेश्चन हैं, ठीक है। जो कुछ बढ़िया सवाल हैं वो मैं आपको करा देता हूँ पहले ही, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इनको करने में, ठीक है। समझ गए हो, आगे बढ़ो, अगली बात पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, लिख दिया, ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। कुछ मॉड्यूल के जो अच्छे अच्छे सवाल हैं वो मैं आपको पहले करा रहा हूँ।
देखो जी, अगला सवाल देखो। अब देखो, जैसे ये एक सवाल है, और भी एक अच्छा सवाल ले रहा हूं। देखो, मैं इसको खुद ही आपको करवा देता हूं। ये सवाल क्या है समझना, क्वेश्चन समझिए। मॉड्यूल का सवाल है, आप देखना चाहोगे तो स्टेज 3 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? एक गुटका है जिसका द्रव्यमान है 10 किलोग्राम। एक गुटके का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, ठीक है। एक्स दिशा में जा रहा है नियत चाल से 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। उस पर एक बल लग रहा है, रिटार्डिंग फोर्स, अवमंदित बल -0.1x, -0.1x उस पर अवमंदित बल लग रहा है। ये उसका अवमंदित बल है, ये समझ लीजिए। ये उस पर अवमंदित बल लग रहा है जी, इतना, ठीक है। तो x बराबर 20 मीटर से x बराबर 30 मीटर तक वो जा रहा है, तो उसकी अंतिम गति जो जा बताइए। 20 मीटर से x1 ले लें, 30 मीटर इसको आप x2 ले लें, तो अंतिम गति जो ऊर्जा बताइए। अंतिम गति ऊर्जा बताएं, ये सवाल है। ऑप्शन भी दिए गए हैं जी, ऑप्शन भी दिए गए हैं इस सवाल में। हमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं देखो बताऊं। 475, 450, 275, 250। 475, 450, 275, 250, ये ऑप्शन दिए गए हैं जी। सवाल समझे? बढ़िया सवाल है ये, नीट में भी आया हुआ सवाल है। आपको स्टेज 4 जो हमारा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेडिकल और इंजीनियरिंग के, उसमें भी आपको ये सवाल मिलेगा। द्रव्यमान दिया है जी 10 किलोग्राम, वेग दिया है 10 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से वो जा रहा है, ठीक है। एफ आपको दे दिया -0.1x अवमंदित बल है, x1 से x2 वो जा रहा है, अंतिम गतिज ऊर्जा बताइए। तो आपको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए हमें यहाँ पर? ये उसका आरंभिक वेग है। ये कौन सा है? ये आरंभिक वेग है जी उसका। तो सवाल में आप देखिए, सबसे पहले मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। तो आरंभिक गतिज ऊर्जा तो है ही आपके पास, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है जी? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम। द्रव्यमान कितना जी? 10, और वेग कितना जी? 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, यानी 500 जूल। ये तो आरंभिक गतिज ऊर्जा है ही उसके पास, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 500 जूल। अब अंतिम के बारे में बात करें तो अंतिम तो हमारे पास नहीं है, अंतिम तो निकालनी है हमें। अंतिम गतिज ऊर्जा बताएं, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं सवाल के। तो आप ऐसे कर दीजिए, आप इसको ऐसे करो सवाल को अगला, dw इक्वल टू, कार्य निकालो जी पहले एफ डी एक्स से, x1 से x2। dw का आएगा जी w, f की जगह मैं ले लूँ 0.1x और साथ में ले लिया dx, और माइनस का है तो माइनस के साथ ही लीजिए, और यहाँ पर आप इसका अवकलन कर दीजिए। तो कितना आएगा? माइनस का 0.1 बाहर, x dx कहाँ से कहाँ लीजिए बताइए। आप इसको 20 मीटर से 30 मीटर तक लीजिए, x1 से आप इसको x2 तक लीजिए। तो w की वैल्यू आएगी जी -0.1 x स्क्वायर बाई 2, 20 मीटर से 30 मीटर, माइनस का 0.1/2 x का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900, 20 का स्क्वायर 400, ठीक है।
तो कार्य कितना आया, कार्य आया जी -0.1/2, 900 माइनस 400 500, 500 को करें तो -50/2, यानी कितना आया -25 जूल आ गया। कितना का कार्य, -25 जूल। ठीक है, तो अब हम फार्मूला क्या लगाते हैं, फार्मूला लगाते हैं कि कार्य है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी हम फाइनल ले रहे हैं और उसमें हम काइनेटिक एनर्जी हम इनिशियल ले रहे हैं। और ये कार्य माइनस का है तो माइनस के साथ लीजिए। काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपको बतानी है और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आरंभिक गतिज ऊर्जा 500 जूल हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे, यहाँ से आप बोलेंगे जी काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो क्या आएगी, ये यहीं रहेगी, इसको यहाँ ले आओ, -25 प्लस में 500, तो ये आएगा जी 475। काइनेटिक एनर्जी फाइनल अंतिम गतिज ऊर्जा है जी, दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है जी। कोई कन्फ्यूजन हो इसमें, कोई बात समझ ना आए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, तो कौन सा ऑप्शन टिक कर देंगे, पहला ही ऑप्शन टिक कर देंगे। ठीक है, तो कर देंगे जी आप इस तरह के क्वेश्चन, अरे इस तरह के क्वेश्चन तो कर दोगे, इतनी उम्मीद तो है, बिल्कुल। तो बस ठीक है जी, तो आज का होमवर्क क्या है, मैं आपको आज का होमवर्क बता देता हूँ, आपको क्या क्या करना है देख लीजिए। जो कार्य वाला पार्ट था आप उसको स्टार्टिंग के एग्जाम्पल करेंगे, आप 10 तक एग्जाम्पल कर लीजिए, आगे वाले मत करना, एक बार मैं कराऊंगा। 10 एग्जाम्पल करने हैं। स्टेज 1 में, स्टेज 1 के आप 13, उसके बाद आप थोड़े आगे वाले भी कर सकते हैं, 15 तक क्वेश्चन कर लीजिए, नहीं 13 तक ही करिए, आगे वाले मत करिए एक बार। उसके बाद सेलेक्ट कर करके क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको जी। स्टेज 2 के आप कर सकते हो पहले 5 क्वेश्चन। होमवर्क क्या है, एग्जाम्पल 1 से 10, स्टेज 1 1 से 13, स्टेज 2 1 से 5, स्टेज 2 में आप 1 से 5 कर दें। और देख लें, देखो जैसे बीच बीच में कुछ क्वेश्चन हैं, बीच में कुछ कोई पावर वगैरह का क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ देना, क्योंकि अभी तक हमने पावर नहीं पढ़ी है। स्टेज 3 के आप एक बार रहने दीजिए, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें भी मिक्स क्वेश्चन है, तो वो भी आपको मैं ही कराऊंगा। तो ठीक है, तो आज की क्लास में आप यहाँ तक कर लीजिए, ठीक है जी। तो ये होमवर्क आप साथ साथ करिए, दिक्कत नहीं आएगी। अभी तक हम कार्य पे ही मेन काम कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको ऊर्जा से लिंक किया है हमने, कार्य और ऊर्जा पे हमने काम स्टार्ट किया है। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।